तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो विद्युत है उसके संबंध में और विद्युत धारा के संबंध में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लिए थे लोग। उसी चीज़ को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं यहाँ पर। तो जो विद्युत धारा था हम लोगों ने देखा था कि धारा क्या होता है। तो एक किसी भी चीज़ के प्रवाह जो होता है उसी प्रवाह को हम लोग क्या बोल देते हैं, धारा बोल देते हैं। जब भी कोई चीज़ प्रवाहित हो रहा हो यानी कि वो प्रवाह ही एक प्रकार से धारा होता है। सेकंड, हम लोगों ने उस चीज़ को समझने के लिए जल धारा देखा। जल धारा के लिए 3 चीज़ें चाहिए थी। जल धारा तभी बनेंगी जब सबसे पहले हमारे पास जल हो, इसके बाद ऊंचाई का अंतर होना चाहिए तभी जल बहेगा, और इसके बाद रास्ता भी होना चाहिए। तो जब कुल मिला के ये तीनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं तो हमारे पास जल धारा आ जाता है। उसी प्रकार से वायु धारा के लिए दबाव में अंतर होना चाहिए, इसके बाद वायु होना चाहिए, और तब जाके रास्ता भी होना चाहिए, तब जाके वायु का प्रवाह बनता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है हम लोगों ने जो जल धारा है और वायु धारा है दोनों के लिए ही देखा था। उसी प्रकार से इन चीज़ों को रिलेट करते हुए हम लोगों ने देखा कि विद्युत धारा के लिए भी 3 चीज़ चाहिए। एक जो बैटरी चाहिए जिससे कि विभवांतर बनता है, उसको हम लोग देखा जाएगा ये टोटल कैसे बनता है टॉपिक 2 में। और पहला टॉपिक जिस प्रकार से जल इम्पोर्टेंट है जल धारा के लिए, वायु इम्पोर्टेंट है वायु धारा के लिए, वैसे ही चार्ज यानी कि आवेश इम्पोर्टेंट होता है विद्युत धारा के लिए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। और रास्ता भी चाहिए यहाँ पर, फिर से यहाँ पे भी रास्ता चाहिए। जो इसमें जो रास्ता का काम करता है वो कोई चालक होता है या फिर जो तार होता है वो रास्ता का काम कर देता है। क्योंकि विद्युत धारा के लिए जनरली जो यूज होता है ये नहीं कि ये हवा में चलता है या पानी में चलता है, ऐसा हम लोग इसका यूज जल्दी नहीं करते हैं। ठीक है, तो विद्युत को चलाने के लिए हम लोग तार बनाते हैं और वो तार ही रास्ता का काम करता है। तार जहाँ जहाँ जाता है उसमें से ही आवेश होके जाता है। तो रास्ता के रूप में क्या चाहिए, तार चाहिए। अब आगे चल के हम लोगों ने देखा कि आवेश को समझ रहे थे कि विद्युत धारा में जो आवेश होता है वो क्या होता है। जल धारा में जल आसानी से दिखता है, वायु धारा में वायु दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है कि ठीक है ये वायु है, अनुभव है हम लोग को, लेकिन आवेश का अनुभव नहीं होता है। तो उस आवेश को समझने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल्स में अंदर गए परमाणु के अंदर में, क्योंकि आवेश जो होता है आवेश का वही कारण होता है परमाणु। तो हम लोगों ने देखा कि परमाणु में जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो कि नाभिक के एकदम अंदर में रहता है। और परमाणु के चारों तरफ जो कक्षाएं बनी होती हैं उसमें बाह्यतम कक्षा जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सब रहते हैं। तो इसमें ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं। और जब भी आवेश की बात होती है किसी तार के अंदर में, ऐसे तो दोनों में से कोई भी आवेश हो सकता है। प्रोटॉन भी धनात्मक आवेश भी ले सकते हैं, ऋणात्मक आवेश भी ले सकते हैं, और दोनों का आवेश जब चलता है तो उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आवेश प्रवाहित हो जाए, चाहे धनात्मक प्रवाहित हो जाए चाहे ऋणात्मक प्रवाहित हो जाए, विद्युत धारा तो बन ही जाएगी। लेकिन पॉइंट इसमें यह है कि जब हम तार का बात करते हैं तो तार में चूँकि परमाणु से मिल के बना होता है, कोई भी तार हो, चाहे कॉपर का तार हो, तांबा तो यानी कि तांबा का तार हो, चाहे लोहा का तार हो, चाहे चांदी का तार हो या एल्युमिनियम हो, हर प्रकार का तार जो है एक प्रकार से परमाणुओं से मिल के बना हुआ है। और परमाणु की स्थिति ऐसी है कि उसमें 2 प्रकार के आवेश तो होते हैं, धन आवेश ऋण आवेश। लेकिन जो धन आवेश था वो एकदम अंदर में रहता है, तो नाभिक में रहता है, तो वो बाहर आ नहीं सकता है मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए। तो बचता कौन सा है, ऋण आवेश, जो कि इलेक्ट्रॉन है। तो वही इलेक्ट्रॉन गति करता है तार में। कभी कभी दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें धन आवेश भी गति करता है, तो उसको बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए ये सब मान के चलना है कि ऋण आवेश जो इलेक्ट्रॉन है वही गति कर सकता है तार में, धन आवेश गति कर नहीं सकता है। तो ये चीज़ अपना हो गया था यहाँ पे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिक्स रहता था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि चाहे धनावेश गति करे या चाहे ऋणावेश गति करे, हम लोग दोनों का गति को एक ही मान सकते हैं, बस डायरेक्शन को उल्टा करना है। अगर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि अगर ए से बी पर निगेटिव गया है तो हम लोग इसको उल्टा बोल सकते हैं कि बी से ए पे क्या गया है, पॉजिटिव गया है। जितना मात्रा में ए से बी पे निगेटिव गया, अगर 10 निगेटिव गया तो उसी को उल्टा मात्रा में हम लोग बोल सकते हैं कि बी से ए पे 10 पॉजिटिव गया। हम लोगों ने उसके एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखा था कि अगर ए से बी में 2 आदमी गया तो हम लोग उल्टा क्या बोल सकते हैं कि बी से ए में 2 जगह खाली हो गया है। तो इसी प्रकार से एक दूसरा का उल्टा होता है पॉजिटिव और निगेटिव। हम लोगों ने इसको डिटेल्स में भी यहाँ पे देखे थे कि जैसे कि मान लेते हैं कि ए से बी में कुछ निगेटिव ट्रांसफ़र हो गया, तो जैसे ही ए से बी में निगेटिव ट्रांसफ़र होगा, चूँकि ए से निगेटिव ट्रांसफ़र हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ है, सॉरी यहाँ पे ए से बी में पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ है, तो जैसे ही पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ है तो ए में निगेटिव हो गया, बी में जहाँ पे पॉजिटिव गया है वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि ए निगेटिव बन गया, बी पॉजिटिव बन गया।
और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते थे यहाँ पे, जब वास्तव में ये हुआ था, लेकिन जब बोलने की बात आएगी तो हम लोग इन दोनों में से दोनों बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि ए से बी में नेगेटिव चला गया, यानी ए से बी में सॉरी पॉजिटिव चला गया, या फिर बी से ए में नेगेटिव चला गया। तो ये दोनों ही चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, सेम चीज़, ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। वास्तव में क्या हो रहा है कि वास्तव में ये हो रहा है कि सी से डी पे नेगेटिव जा रहा है। जब सी से डी पे नेगेटिव जा रहा है तो सी पॉजिटिव हो जा रहा है, क्योंकि सी से नेगेटिव निकल गया तो पॉजिटिव बच गया, और डी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि डी पे नेगेटिव आया है। लेकिन जब बोलने का बात आएगा तो हम लोग दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। पहला ये बोल सकते हैं कि सी से डी पे नेगेटिव गया, इसलिए डी नेगेटिव हो गया है और सी पॉजिटिव हो गया है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि डी से सी पे पॉजिटिव गया है, जिसकी वजह से सी पॉजिटिव हो गया है और डी नेगेटिव हो गया है। तो बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, धनावेश का भी मूवमेंट बोल सकते हैं, ऋणावेश का भी मूवमेंट बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो कोई एक ही जाता है, या तो धनावेश यानी कि प्रोटॉन जाता है, या फिर ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन जाता है। तो तार में हमेशा कौन जाता है, तार में हमेशा जाता है ये वाला केस बनता है, जिसमें कि निगेटिव जाता है, पॉजिटिव नहीं जाता है तार के अंदर में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग उसी के साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पे विद्युत धारा कैसे चलती है ये तो हम लोगों ने देख लिया कि आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते थे। लेकिन विद्युत धारा की दिशा कैसे पता चलेगी कि कौन सी दिशा होगी विद्युत धारा का, क्योंकि ये तो कन्फ्यूजन हो गया। हम लोग तो बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, इधर पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, पॉजिटिव भी जाता है तो उसके उल्टा में नेगेटिव जाता है, नेगेटिव भी जाता है तो उसके उल्टा में पॉजिटिव जाता है, ठीक है। तो चाहे धन आवेश मूवमेंट करे चाहे ऋण आवेश मूवमेंट करे, बोलने के बाद में दोनों ही बोला जा सकता है, नेगेटिव का भी मूवमेंट बोला जा सकता है, पॉजिटिव का भी मूवमेंट बोला जा सकता है। तो किसके मूवमेंट को विद्युत धारा की दिशा माना जाए, तो परिपाटी के हिसाब से इन लोगों ने पॉजिटिव के मूवमेंट को ही विद्युत धारा का दिशा मान लिया। यानी कि अगर यहाँ पे देख लिया जाए कि अगर जो सी से डी में निगेटिव गया है तो वास्तव में विद्युत धारा किधर से किधर गया है, तो डी से सी में विद्युत धारा गया है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का मूवमेंट किधर से किधर हुआ, डी से सी पर हुआ। देखने पर वास्तव में निगेटिव गया, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, वास्तव में यहाँ से यहाँ पर निगेटिव गया है, लेकिन वास्तव में तो निगेटिव गया है, लेकिन विद्युत धारा की जो डिफिनेशन होगा उसमें ऐसा है कि हम लोग को पॉजिटिव के मूवमेंट को विद्युत धारा मानना है, निगेटिव के मूवमेंट को नहीं। तो हम लोग इसको विद्युत धारा मानेंगे। तो विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बहा, डी से सी की ओर विद्युत धारा बहा, ये चीज़ यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार से ए में बी में, तो ए में बी में यही विद्युत धारा हो जाएगा, यही वाला। तो ये वाला यहाँ पे विद्युत धारा, पॉजिटिव जिधर जाता है वही विद्युत धारा हो जाता है, लेकिन निगेटिव जिधर जाता है उसके उल्टा में विद्युत धारा हो जाता है। तो अब हम लोग को तो पता है कि तार में बहता कौन है, निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो वहीं विद्युत, उसके उल्टा विद्युत धारा मानना पड़ेगा। यानी कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है, धनावेश की प्रवाह की दिशा होती है। तो हम लोग को ये देखना होगा कि किस डायरेक्शन में धनावेश चल रहा है। तो अगर वास्तव में धनावेश है तो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन अगर ऋणावेश है तो उसके उल्टा दिशा में धनावेश चलता है। हम लोग को पता चल गया यहाँ पे कि जो धनावेश होता है ऋणावेश की उल्टा दिशा में चलता है, और उसी प्रकार से जो ऋणावेश होता है वो धनावेश की उल्टा दिशा में चलता है। तो उल्टा चलने लगते हैं जब वास्तव में वो चीज़ें न हो तो धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही हम लोग विद्युत धारा की दिशा बोलते हैं। तो तार में इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके उल्टा दिशा में धनावेश चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। तो ये करके हमारा जो है यहाँ पे रिवीजन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी चीज़ को और डिटेल्स में थोड़ा सा आगे देखते हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग ये यहाँ पे कोशिश करते हैं कि मैथ में इस चीज़ को कैसे देखा जाए और कैसे इस चीज़ को बनाया जाए। जैसे कि हम लोगों ने देखा वहाँ पे पानी का जो प्रवाह था, ठीक है, पानी का जो प्रवाह था, तो कि पानी के प्रवाह को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो पानी होता है, पानी के लिए हम लोग को मालूम चल गया था कि अगर तीन चीज़ हो तो पानी बह सकती है। तीनों चीज़ क्या क्या था, पहला नंबर पे हमारे पास जल होना चाहिए, दूसरा नंबर पे हमारे पास ऊंचाई का अंतर रहना चाहिए, ठीक है, अगर समतल ज़मीन हो तो जल नहीं बहेगा, और तीसरा चीज़ हमारे पास रास्ता भी होना चाहिए बहने के लिए। तो अगर ये तीनों चीज़ रहता है अपने पास तो जल बहने लगता है।
अब अगर कोई हमसे बोल दे कि भाई नापो मतलब कि जल कितना बह रहा है, तो हम लोग कैसे नापेंगे, ये एक चीज़ है। ठीक है, कि कैसे हम लोग नापेंगे। मान लेते हैं कि इधर से जल आ रहा है इसमें से, तो हम लोग कैसे नापेंगे कि इसमें से कितना जल आ रहा है। ठीक है, तो नापने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बाल्टी लगा देते हैं। मान लेते हैं कि एक लीटर का कोई मग है, तो उस 1 लीटर मग को भरने में जितना समय लगेगा उसको नाप लेंगे। मान लेते हैं कि 1 सेकंड का मग भरने में 10 सेकंड लगा। ठीक है, 10 सेकंड लग गया मान लेते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 लीटर यानी कि 1 लीटर मग भरने में प्रति लीटर, मतलब कि बोल सकते हैं ना कितना लीटर मग भर रहा है 1 सेकंड में, हमको ये निकालना होगा। तो हम लोग 1 लीटर भागा में 10 सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे चीज़ें हो जाएंगी। या फिर इसको हम लोग गुना कर देते हैं 6 से, तो ऊपर में 6 लीटर हो जाएगा और नीचे में 60 सेकंड हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 6 लीटर पर मिनट। अब बोल सकते हैं इस चीज़ को हम लोग, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, जल धारा का प्रवाह को मापा हम लोगों ने। यही हुआ ना कि 1 सेकंड में 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है उसको हम लोग बोलें, क्योंकि पानी का मूवमेंट हो रहा था तो पानी को नापना था हम लोग को। जल धारा का मतलब क्या हुआ, जल का प्रवाह, और जल का जब प्रवाह हो रहा है तो उसको हम लोग को नापना पड़ेगा। तो नापे कैसे हम लोग इसको, देखें हम लोग एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि 1 लीटर भरने में 10 सेकंड लगता है। तो जैसे ही पता चल गया कि 1 लीटर भरने में 10 सेकंड लगता है, तो नीचे में देखिए कि हमको इकाई मात्रक करना पड़ेगा। तो इकाई मात्रक करने के लिए सेम चीज़ से गुना करना पड़ता है। तो ऊपर भी 6 से गुना कर दिए, नीचे भी 6 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे 6 लीटर बन गया और नीचे में 60 सेकंड बन गया। अब इस 60 सेकंड को हम लोग 1 मिनट लिख सकते हैं, तो इसको 1 मिनट लिख दिया हम लोगों ने। अब इसी जब हो गया तो प्रति अब बोल सकते हैं, नीचे में जब 1 हो जाता है उसको प्रति बोल दिया जाता है। तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 लीटर पर मिनट। इतना के ही स्पीड से पानी भर रहा है, यानी कि पर मिनट में 6 लीटर पानी आ सकता है। तो ये हो गया अपना जल धारा के लिए। वैसे ही वायु धारा के लिए भी नापा जा सकता है कि कितना वॉल्यूम, ये लीटर जो है किस चीज़ का इकाई है, आयतन है एक प्रकार से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होती है लंबाई, लंबाई के बाद होता है क्षेत्रफल और उसके बाद होता है आयतन। तो ये सबसे तीसरा नंबर चीज़ है 3D, आयतन। वॉल्यूम में हम लोगों को नापना पड़ेगा कि इतना पानी आया। ठीक है, तो ये हो गया अपना जल धारा नापने के लिए। कैसे जल धारा को नाप रहे हैं, तो जल धारा के लिए हम लोगों ने ये चेक किया कि यहाँ से कितना, मतलब कि 1 सेकंड में जितना ही पानी पास होगा सब इसमें आएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि 10 सेकंड, यानी कि 1 लीटर पानी भरने में 10 सेकंड लग गया। तो उसी से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे कि प्रति मिनट 6 लीटर पानी बह रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि विद्युत धारा को कैसे नाप सकते हैं। तो हम लोग को ये तो पता चल गया है कि विद्युत धारा को नापने का मतलब ये होगा कि हम लोग को आवेश को नापना होगा। ठीक है, विद्युत धारा को नापने का मतलब क्या हो गया, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह देखना होगा। और विद्युत धारा का दिशा का मतलब क्या होता है, धनावेश का प्रवाह। धनावेश का प्रवाह जिस दिशा में हो रहा हो उस दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो अगर धनावेशी है तो उसी दिशा में रह जाएगा, ऋणावेश रहेगा तो उल्टा बोल देंगे। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे धनावेश के प्रवाह को हम लोग को यहाँ पे देखना होगा और आवेश के प्रवाह को देखना होगा विद्युत धारा के लिए। तो हमको ये देखना होगा कि अगर हमारे पास एक तार दिया गया है, तार क्या होता है, एक प्रकार से बेलनाकार आकृति होता है। तार जो है बेलनाकार आकृति है। तो तार जब बेलनाकार आकृति है तो इस बेलनाकार आकृति में यहाँ पे जो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया से चार्ज प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर से इधर मूव करते रहेंगे। हैं, यहाँ पे हम बैटरी बना देते हैं। ये हो गया यहाँ पे बैटरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये होगा यहाँ पे कि जैसे ही हम लोगों ने बैटरी बना दी तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस तार में यहाँ से पार होते रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा इधर से। तो ये विद्युत धारा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे ऐसे होता रहेगा। इसके उल्टा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि निगेटिव जिस डायरेक्शन में चलता है उसके उल्टा पॉजिटिव चलता है। तो इधर से ऐसे ऐसे पॉजिटिव चलते रहेगा।
धन आवेश। तो ये धन आवेश की मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, आई बोल देते हैं, करंट का मूवमेंट। तो ये हो गया अपना करंट का मूवमेंट। तो इस डायरेक्शन में आई चलेगा, यानी कि अगर हम लोग ये बोलें तो ए से बी पे क्या चलता रहेगा, वाई आई चलेगा, करंट रहेगा। लेकिन वास्तव में बी से ए पे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है बैटरी की वजह से इस तार में, क्योंकि निगेटिव है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही इसमें चल रहा है। तो वास्तव में जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो हम लोग को ये दिखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से कनेक्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा किसी एक ये जगह को, इस एक लाइन को। जैसे कि रोड है, तो रोड पे हम लोग बैठ के काउंटिंग कर सकते हैं ना, कि मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि एक घंटा में कितना आदमी या कितना गाड़ी इस रोड को पार कर रहा है। ये हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रोड है ए से बी पे, तो ए से बी की ओर कितना आदमी जा रहे हैं यहाँ पर एक घंटा में, काउंटिंग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी काउंटिंग किया जा सकता है कि एक घंटा में, चाहे एक मिनट में, चाहे कितना भी देर में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ये चेक किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? हम लोग इसको काउंटिंग कर सकते हैं और उसी को विद्युत धारा बोलेंगे कि एक सेकंड में या एक घंटा में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इधर तो निगेटिव जा रहा है, इसी को हम लोग उल्टा बोल सकते हैं कि इधर पॉजिटिव कितना जा रहा है, धनावेश कितना जा रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही चार्ज, ये पता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर रहता है। एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो, इस दोनों पे चार्ज जो होते हैं वो बराबर होते हैं। कितना होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज होता है अपना, ये क्या होता है अपना, चार्ज होता है, यानी कि आवेश जो होता है। इसको हम लोग इस हिसाब से लिखते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है, चार्ज का जो वैल्यू होता है वो हमेशा बराबर रहता है इसमें, चाहे प्रोटॉन को पास करा दें चाहे इलेक्ट्रॉन को पास करा दें। दोनों का द्रव्यमान में अंतर रहता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हल्का रहता है, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत हल्का होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। लेकिन जो चार्ज होता है वो दोनों का बराबर रहता है, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो यानी कि आवेश हो या फिर प्रोटॉन पे आवेश हो, वो बराबर रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है कि इधर जितना भी इलेक्ट्रॉन पास हो उसके उल्टा हम बोल सकते हैं इधर इतना प्रोटॉन पास हुआ चार्ज के मामला में। इसीलिए बोला गया था कि चार्ज समान होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़ाना घटाना भी नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन पास होगा उतना ही उधर प्रोटॉन पास हुआ, ऐसा मान सकते हैं लोग। तो वही यहाँ मान के चलते हैं कि धन आवेश जो है, अब उल्टा मान लेते हैं सीधे विद्युत धारा की दिशा वाला। तो इस दिशा में धन आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना धन आवेश प्रवाहित हुआ, तो वास्तव में इधर जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ होगा उसके उसी हिसाब से इधर उतना धन आवेश प्रवाहित हो गया, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया और ये पता चला कि 5 सेकंड में 20,000, मतलब कि मान के चलते 5 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गया। जैसे कि 5 लाख बोल देते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। 5 × 16⁵ इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले गए, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित की बात करेंगे तो B2A जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन विद्युत धारा के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 सेकंड में 5 × 10⁵ प्रोटॉन या फिर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। यहाँ पे सीधे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बोलने में कन्फ्यूजन होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज प्रवाहित हुआ। कहाँ से कहाँ, A to B पे गया, ठीक है, A से B पे गया अपना। तो इतना पॉजिटिव चार्ज प्रवाहित हुआ था, इतना प्रोटॉन प्रवाहित हुआ। लेकिन इसको चार्ज में बदलना होगा क्योंकि ये अभी धनात्मक के अभी काउंटिंग के रूप में है। तो टोटल चार्ज कितना प्रवाहित हो गया, टोटल आवेश। तो टोटल आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 × 10⁵ में एक पे कितना आवेश होता है, इतना कूलम्ब। इतना जब धनावेश पास हो गया तो उस पर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब इसको गुना कर लेंगे, 16 × 5 = 80, ये 8 हो गया। और यहाँ पे गुना करके 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -14 कूलम्ब। यानी कि इतना आवेश जो है क्या हुआ, यहाँ से प्रवाहित हुआ कितना समय में, 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में इतना आवेश यहाँ से प्रवाहित हुआ, बहुत ही कम आवेश प्रवाहित हुआ है। अब वही कोई बोल दे कि 1 सेकंड में कितना प्रवाहित हुआ, 5 से भागा दे देंगे क्योंकि प्रति सेकंड निकालना आवश्यक रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को ये मालूम चल गया कि इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो 5 से भागा दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30, ठीक है। और ये 10⁻⁻14
14 कूलम्ब पर सेकेंड। अब इसी कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, इन्हीं के सम्मान में इस यूनिट को, कूलम्ब प्रति सेकंड के यूनिट को छोटा रूप में क्या दर्शाया जाता है, निरूपित कैसे करते हैं, एम्पियर से। इतना एम्पियर जो है करंट प्रवाहित हो रहा है, ये विद्युत धारा का इकाई हो गया, इतना एम्पियर, ठीक है। इतना एम्पियर जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये हम लोगों ने सिंपली काउंट कर लिया, कुछ किए नहीं यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया, जस्ट काउंट किया कि किसी जो है यहाँ से जो इसका जो ये बेलनाकार आकृति है तार, इसके इस अनुप्रस्थ काट से देख रहे हैं कि कितना समय में कितना चार्ज जा रहा है, और प्रति एकांक समय में जितना चार्ज गया उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विद्युत धारा बोल देंगे। तो हम लोगों ने ये देखा था विद्युत धारा के विषय में, फिर से रिवाइज करते हुए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपने को मिल गई। तो जो विद्युत धारा हुआ उसके संबंध में 3-4 चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। सबसे पहला बात हम लोग को ये मिला है कि आवेश का प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं, चाहे धन आवेश प्रवाहित हो चाहे ऋण आवेश प्रवाहित हो, विद्युत धारा तो आ ही जाएगी। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ठीक है। तो धनावेश के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की दिशा होती है। धनावेश की प्रवाह की जो दिशा होगी वो क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा होगी, ठीक है। ऋणावेश नहीं, धनावेश की प्रवाह की दिशा। अगर इस केस में, अगर पहला केस में ऋणावेश प्रवाहित, धनावेश प्रवाहित हो रहा होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऋणावेश प्रवाहित हो रहा होगा तो दिशा को हम लोग उल्टा बोल देंगे, ठीक है। उसमें जब ऋणावेश प्रवाहित होगा तो उस समय दिशा को उल्टा करना पड़ेगा विद्युत धारा की दिशा निकालने के लिए। लेकिन अगर धनावेशी प्रवाहित हो रहा होगा तो वही दिशा हो जाएगी, विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी। तार में ऋणावेश प्रवाहित होता है तो इसलिए हम लोग उल्टा कर देते हैं। तीसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे ये अपने पास आ गया कि अगर विद्युत धारा का वैल्यू निकालना है कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है मैथ के रूप में, जैसे कि 1 सेकंड में इतना पानी आ रहा था तो कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वो होता है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रति एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। जैसे कि हम लोग को पता चल गया यहाँ पे कि 1 सेकंड में, प्रति 1 सेकंड में यहाँ पे कितना विद्युत धारा जा रहा है, तो प्रति 1 सेकंड में कितना जा रहा है विद्युत धारा, यहाँ पे इसको हम लोग धारा बोल सकते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड लिखने से ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको विद्युत धारा लिख देते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला, विद्युत धारा निकालें। तो जो ये विद्युत धारा निकाले हैं वो इतना आ गया है 8 × 10 के पावर 14 बटा 5 सेकेंड, तो इतना कूलम्ब। और इसी 1 कूलम्ब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम्ब और बटा में 1 सेकेंड, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है, प्रति कूलम्ब। वैसे टोटल क्या हो जाएगा, आई करंट का जो वैल्यू होगा वो होगा Q, यानी कि टोटल चार्ज बटा में समय T, ये चीज़ हो गया। अब टोटल चार्ज Q कैसे निकाल सकते हैं ये भी हम लोग को मालूम चल गया। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यानी कि आवेश का संख्या और गुना आवेश का, उस पर जो चार्ज रहता है, तो चार्ज रहता है वो तो पता ही है कि कितना चार्ज रहता है। चार्ज जो रहता है वो तो फिक्स है अपना, 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, इन पे जो चार्ज होता है वो तो फिक्स रहता है। तो बस संख्या पता चल जाएगा तो उससे हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं Q = NE से, कि ये अपना होगा यहाँ पे चार्ज, और इससे अपना टोटल चार्ज निकाल लेंगे और देख लेंगे कि 1 सेकंड में अनुप्रस्थ काट से, चूँकि बेलनाकार होता है कोई तार, तो तार जब बेलनाकार होता है तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से कि कितना धनावेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, कितना धनावेश प्रवाहित हो रहा है, उसी धनावेश को निकाल लेंगे, टोटल धनावेश जो चार्ज होगा, और देखेंगे कितना समय में प्रवाहित हो रहा है, समय से भाग देंगे, बता देंगे कि इतना आवेश इतना समय में पास हुआ, बस अपना
करंट आ जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, यही यहाँ पे लिखा गया है। तो अब हम लोग को पता तो चल गया कि एक चीज़, अब इसमें कुछ छोटा छोटा चीज़ों को देखते हैं और एक क्वेश्चन को भी देखा जाएगा, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। तो ये एकदम डिफिनेशन क्लियर रहना चाहिए। ये डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हुआ। कहाँ से प्रवाहित हुआ? ये अनुप्रस्थ काट तार में। ये एक रोड है, इसे पार कर रहे हैं। रोड पे हम लोग कैसे बैठ गए और एक लाइन खींच दिए और देखेंगे कि इस रोड को कितना गाड़ी पास कर रही है, ठीक है, कितना गाड़ी पास कर रही है, ये हम लोग रोड पे बैठ के देखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। चलो, अब हम लोग को मालूम चल गया, आवेश का मात्रक भी मालूम चल गया कि आवेश का मात्रक जो होता है, क्यू का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है, करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और टाइम का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। ये तो मालूम चल ही गया, ठीक है। इसको सी से दिखाते हैं, इसको ए से दिखाते हैं, इसको एस से दिखाते हैं। तो ये तीनों का मात्रक है। और कूलम्ब प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्पियर बोल देते हैं। ये भी हम लोग को मालूम है, जो ऊपर में यहाँ पे बनाए थे। अब हम लोग को ये मालूम चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। बहुत कम आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम आवेश है। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन बटा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको जैसे ही कोई भाग देता है ना, तो ये कितना आता है यहाँ पे? 6 इंटू 10⁻18 कूलम्ब आता है। कूलम्ब बोल दिए यार, सॉरी, इसको इलेक्ट्रॉन। तो एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज और एक कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा दिया गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अर्थात 1 एम्पियर से इतना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है। अब इसमें हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कि और क्या क्या इकाई हो सकती है, थोड़ी सी इस चीज़ को समझने के लिए कि और क्या क्या इसमें इकाई हो सकता है। तो ये हम लोग को मालूम चल गया कि 1 एम्पियर तो होता है। इसी 1 एम्पियर को मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं, माइक्रो एम्पियर भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक मिली एम्पियर का अगर हम बात कर लें तो मिली वही होता है 10⁻³ एम्पियर, और एक अगर हम माइक्रो एम्पियर का बात कर लें तो 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये मिली और माइक्रो का गेम हो गया। तो इसको तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये हम लोग करंट आ गया था, कितना आ गया था यहाँ पे जो आ गया था 1.6 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर था। अगर हम इसको क्या इसमें बदलना चाहते हैं, अगर हम इसको माइक्रो एम्पियर में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे जो है 10⁻⁻14 उसमें से 6 निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 6 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 रख देंगे तो फिर इसको माइक्रो एम्पियर बोल सकते हैं। तो जो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर इसी चीज़ को पुनः हम लोग को मिली एम्पियर में लिखना होता है तो 10⁻³ निकाल देंगे। तो -3 जो होता है मिली का काम करता है, तो 11 बचा रहेगा यहाँ पे, तो -11 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे विद्युत धारा जो है, कैसे जो है ये विद्युत धारा का जो है चीज़ें चल रही हैं। उसको मिली एम्पियर में लिखना हुआ, माइक्रो एम्पियर में लिखना हुआ, तो ये चीज़ें आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करते आना चाहिए हम लोग को कि कितना मिली एम्पियर होता है, कितना माइक्रो एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यही अपना इकाई होता है, इसी इकाई का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको उलट के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उलट के कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखा गया कि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर हो सकता है। इधर लिख सकते हैं 1 एम्पियर में 10⁻6 माइक्रो एम्पियर हो सकता है। तो ये सब कन्वर्जन यूनिट है जिनका हम लोग को यूज पड़ता है किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं, किसी ने अपने पास दे दिया कि अपने पास 0.6 माइक्रो एम्पियर चार्ज विद्युत धारा है, ठीक है। विद्युत धारा दिया गया, आई का वैल्यू है 0.6 माइक्रो एम्पियर। तो कोई बोल दिया इसको कन्वर्ट टू मिली एम्पियर, ठीक है।
कि अब हमको इसको मिली एम्पियर में बदलना है। तो जब माइक्रो एम्पियर में दिया है तो मिली एम्पियर में कैसे बदलेंगे, तो ये सब जो है कन्वर्जन यूनिट इसको बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट करता है एक इकाई को। इकाई को बदलने वाला ये यूनिट है। तो इस कन्वर्जन यूनिट्स को हम लोग को याद रखना चाहिए, कितना में कितना वैल्यू होता है कि 1 एम्पियर में। तो एक से ही कंपेरिजन कर लेंगे, जैसे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। जैसे कि 1 केजी और बोल सकते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हम लोग को याद रहना चाहिए, तो उससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तरीका क्या है कन्वर्ट करने का उसको देखते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे करंट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 0.6 माइक्रो एम्पियर दिया गया है। तो अब हमको माइक्रो एम्पियर हटाना है और जाना किस पे है, मिली एम्पियर पे जाना है। ये अपने को ध्यान रखना है, जाना किस पे, मिली एम्पियर पे। तो हम माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर पे जाने का तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग के पास है नहीं, लेकिन ये है कि माइक्रो एम्पियर से किस पे जा सकते हैं, माइक्रो एम्पियर पे से हम लोग इस पे जा सकते हैं, एम्पियर पे जा सकते हैं, और फिर एम्पियर से किस पे जा सकते हैं, मिली एम्पियर पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम्पियर पे जाते हैं। अब हम लोग को एम्पियर हटाना है तो एम्पियर को नीचे रखना होगा। एम्पियर हटाना है तो एम्पियर को कहाँ रखना होगा, नीचे रखना होगा। तो हम लोग वो इसको यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। कि चलिए भाई एम्पियर को हम लोग नीचे रखते हैं, क्योंकि एम्पियर को हटाना है। तो एम्पियर को हटाना है तो एम्पियर को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे रख देंगे कि 1 एम्पियर, और एम्पियर नीचे रखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, 10⁶ माइक्रो एम्पियर। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ये, इसको काट देते हैं। हमको एम्पियर लाना है तो एम्पियर ऊपर रखना है, माइक्रो एम्पियर को हटाना है। तो जब माइक्रो एम्पियर को हटाना है तो माइक्रो एम्पियर नीचे रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये वाला चीज़ को यूज कर लेंगे फिर हम लोग, ठीक है, इस यूनिट को। कि यहाँ पे लिख देंगे 1 माइक्रो एम्पियर, तो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर चला जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएंगी चीज़ें। तो अब यहाँ से एम्पियर कट जाएगा। अब ये पता चल गया कि ये दोनों कट सकता है आसानी से। जब अब काटने का समय आएगा तो यहाँ से माइक्रो एम्पियर, यहाँ से माइक्रो एम्पियर, दोनों कट जाएगा। लेकिन अभी हम लोग काट नहीं रहे हैं, अभी और आगे चलते हैं। ये तो पता चल गया, बच क्या गया, यहाँ पे एम्पियर बच गया। तो अब इस एम्पियर को भी तो हटाना है ना। तो इस एम्पियर को हटाने के लिए हमको क्या चीज़ लाना होगा, मिली एम्पियर करना होगा। तो 1 एम्पियर नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि एम्पियर को तो हटाना है। तो 1 एम्पियर के बदले में ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, मिली एम्पियर लाने के लिए 10⁻³ मिली एम्पियर लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को आसानी से कटा सकते हैं। माइक्रो एम्पियर से माइक्रो एम्पियर चला गया, एम्पियर से एम्पियर चला गया। अब चीज़ों को सीधे गुना कर लो, वो मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जैसे ही हम गुना कर लेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे गुना कर लेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी 0.6, 10⁻⁻6, 10⁻³ मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और कुछ तो इसमें गड़बड़ी लेकिन लग रहा है। क्या गड़बड़ी हुआ है, 1 मिनट चेक करता हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 0.6 × 10⁻⁻6 और 10⁻³ मिली एम्पियर हो गया यहाँ पर। तो अब जैसे ही मिली एम्पियर हो गया तो अब इसको हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो सकता है, 0.6 × 10⁻³ मिली एम्पियर, यानी कि इसको अच्छे से अगर थोड़ा सा लिख दें तो 6 × 10⁻⁻4 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, 0.6 माइक्रो एम्पियर जो है वो किसके बराबर हो गया, 6 × 10⁻⁻4 मिली एम्पियर के बराबर हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि देखो नंबर का वैल्यू है वो तो घट गया, ठीक है। 0.6 और ज़्यादा घट के क्या बन गया, 6 × 10⁻⁻4 बन गया। लेकिन इकाई जो है वो बढ़ गया, माइक्रो एम्पियर से क्या बन गया, मिली एम्पियर बन गया। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें मिला के कांस्टेंट होती है। जब इकाई का वैल्यू घटता है तो नंबर का वैल्यू बढ़ जाता है, और जब नंबर का वैल्यू बढ़ता है तो इकाई का वैल्यू घट जाता है। जैसे कि अपने पास बोल सकते हैं कि अगर 5 रुपया है तो 5 रुपया है तो बोल सकते हैं कि 500 पैसा है, ठीक है। तो अगर नंबर बढ़ा 5 से 500 हुआ तो इकाई घट गया, रुपया से पैसा हो गया। तो वही चीज़ हुआ है कि माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर बड़ा यूनिट है, माइक्रो एम्पियर छोटा यूनिट है। तो मिली एम्पियर जब बड़ा यूनिट है तो जैसे ही हम लोग बड़ा यूनिट में गए तो नंबर का वैल्यू और क्या हो गया, कम हो गया,
ठीक है, क्योंकि यूनिट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसलिए नंबर का वैल्यू कम हो गया। अगर हम लोग 500 पैसा से 5 रुपया बजाएंगे तो नंबर का वैल्यू कम हो जाएगा, इकाई रुपया बड़ा हो जाएगा पैसा से। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी है। तो इस तरह से इकाई को भी समझना चाहिए और बदलते आना चाहिए। तो उसके लिए याद रखना होगा कन्वर्जन यूनिट, और एक एक करके कैसे कैसे काटते जाएंगे। नीचे एक एक वाला रखते जाएंगे और नीचे वैसा रखेंगे कि जैसे इकाई कट जाए और ऊपर में उसका वैल्यू रखे रहेंगे, अंत में फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। एक चीज़ को बार बार मैं बताते रहूँगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी यहाँ पर से। तो इसमें यहाँ तक ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है और थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे इसमें चीज़ें अगले लेक्चर में फिर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझने के लिए एक दिया गया है उदाहरण में कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और विद्युत धारा का वैल्यू जो दिया गया है अपने पास क्वेश्चन में, किसी बल्ब का तंतु है, बल्ब से प्रवाहित हो रही है, बल्ब तार ही होता है एक प्रकार से। तो विद्युत धारा का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है एक बल्ब से, ठीक है। और ये विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। टी कितना दिया गया है, 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो ये बोल रहा है कि कितना आवेश पास हो जाएगा उससे। विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब ही क्या हुआ, आवेश का पास होना। कोई बल्ब है ये, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ये तार है। तो जब प्रवाहित हो रहा है इसमें से तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो एक प्रकार से चार्ज प्रवाहित हो रहा है यहाँ पर क्यू। तो कितना क्यू प्रवाहित हुआ ये एक बताया जा रहा है। तो हम लोग को तो पता है कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्यू, यानी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, आई गुना टी लिख सकते हैं। तो आई का वैल्यू कितना हो गया 0.5 एम्पियर और टी का वैल्यू कितना हो गया 10 मिनट। अब हमको इसको सेकंड में बदलना होगा। तो कोई बोलेगा कि ठीक है 60 से गुना कर देंगे सेकंड में बदल जाएगा, लेकिन इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 10 मिनट है। अब हमको मिनट को बदलना है, किस में लाना है, सेकंड में जाना है। तो नीचे 1 सेकंड लिख सकते हैं। तो 1 सेकंड लिखेंगे तो 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, तो ये थोड़ा सा निकालना मुश्किल टाइप से है। तो ऊपर लिख देते हैं 1 मिनट ठीक है। उससे भी बस कन्वर्जन यूनिट ध्यान रखना है कि सेकंड से मिनट को हटाना है। तो मिनट को हटाना है तो नीचे में मिनट आना चाहिए, तभी जाके हम लोग मिनट को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 मिनट लिख देते हैं ना, यहाँ पे 1 मिनट में ऊपर में 60 सेकंड बन जाएगा। तो अब मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर गुने 10 गुने 60 सेकंड, ठीक है। तो गुना हो जाएगा ये 6×5 30, 300 एम्पियर सेकंड। अब ये एम्पियर सेकंड ही मिल के क्या बन जाता है, कूलम्ब बन जाता है। तो 300 कूलम्ब आ जाएगा। याद रखना है यहाँ पे जो हम लोग बताए थे यहाँ पे चार्ज के लिए कि कूलम्ब प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं। ये नहीं बोल देना है कि कूलम्ब प्रति मिनट है तो उसको हम लोग एम्पियर बोल दें, यानी कि चार्ज निकालने के लिए ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि चार्ज निकालने के लिए एम्पियर और सेकंड का गुना करना होगा। सेकंड की जगह पे हम लोग मिनट या घंटा का गुना नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग को ए गुना सेकंड ही सही है, ए गुना मिनट नहीं करना है, ए गुना घंटा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं गलत रिजल्ट दे देंगी। एकदम मात्रक फिक्स रखना है। जो कूलम्ब होता है वो सेकंड से मल्टीप्लाई करके आता है, स्टैंडर्ड है वो। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया कि जब किसी विद्युत बल्ब से इतना का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, अगर इतना का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, ठीक है, अगर इतना का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो तो 10 मिनट में इतना चार्ज प्रवाहित हुआ होगा। यानी बोल सकते हैं कि इतना का विद्युत धारा इसीलिए प्रवाहित हो रहा है क्योंकि 10 मिनट में इतना चार्ज प्रवाहित हुआ, ठीक है। अब उसको उल्टा भी निकाल के देख सकते हैं, 0.5 आ जाएगा यहाँ से सिंपली। कि अगर आई निकालना होगा, अगर यहाँ पे आई निकालना होगा, अगर यहाँ पे आई निकालना होगा तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो पता चल गया कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ 300 कूलम्ब, और कितना समय में प्रवाहित हुआ तो 10 मिनट में प्रवाहित हुआ। अब इस मिनट को सेकंड में बदलना होगा हमको। तो 300 कूलम्ब है और 10 मिनट है। अब सेकंड में बदलना होगा तो हमको क्या लिखना होगा, नीचे में तो सेकंड आएगा,
क्योंकि प्रति सेकंड निकालना होगा चार्ज निकालने कुल एम्पियर निकालने के लिए, और ऊपर में मिनट आएगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये हम लोग को मालूम है, क्योंकि कटा कटा का बराबर रहना चाहिए। 1 मिनट बटा में 60 सेकंड। अब ये मिनट कैंसिल हो जाएगा तो 60 बच गया, तो गुना करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 कूलम प्रति सेकंड यानी कि 5 एम्पियर। यही जो कुछ गलत हो गया है क्या ये यार, एक 10 भी तो है, 600 है ये, 60 से केवल 6 थोड़ी है ये, 0.5 आ जाएगा ये। यहाँ से मिला लेंगे ना, ऊपर में जितना करंट था उतना ही करंट आना चाहिए, तो ये 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से जो है यहाँ पे विद्युत धारा निकाला जा सकता है। तो हम लोगों ने विद्युत धारा को देखा कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा ये चीज़ें बाकी है, नहीं तो विद्युत धारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस पे क्वेश्चन अब बनाया जा सकता है, जो भी विद्युत धारा के रिलेटेड चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें अभी कमी मिलेगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं विभवांतर और सारी चीज़ें, उसको भी हम लोग धीरे धीरे देखते हैं आगे। तो जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम लोग ने पूरे डिटेल्स में देखा कि कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कब प्रवाहित होती है, इकाई को कैसे बदलेंगे जब वैल्यूज को निकालना हो, तो ताकि कन्फ्लिक्ट ना आए। तो ये चीज़ें करके ऐसे ऐसे अपना यहाँ पे विद्युत धारा रही और उसका प्रवाह रहा। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा विद्युत धारा का एक आश्चर्यजनक तथ्य को देखेंगे, तो हो सकता है तो एक क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग सीधे विभवांतर पे चले जाएंगे कि विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो उस विभवांतर को हम लोग देखा जाएगा। तो तब तक के लिए इस चीज़ को अपना ध्यान रखना है और रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। हैं, करत करत अभ्यास ते जड़ीमती होते सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो उस चीज़ को ध्यान पे रखना है और अभ्यास करते रहना है, क्योंकि अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें दिमाग में आएंगी नहीं। अभ्यास करना होता है सही चीज़ का, सही चीज़ का अभ्यास करते हैं दिमाग में सही चीज़ आ जाता है। जब गलत चीज़ का अभ्यास करते हैं तो दिमाग में गलत चीज़ बन जाता है। अभ्यास करते रहना है और ध्यान देते रहना है कि क्या चीज़ सही है। जो चीज़ सही है उसके प्रति अभ्यास करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जो चीज़ गलत है उसको उससे अपना अभ्यास हटाते जाना है, उसको छोड़ते जाना है ध्यान दे दे करके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो ये है पूरा विद्युत धारा का चीज़ों को अच्छे से समझा कि विद्युत धारा कैसे बनती है। चार्ज का प्रवाह होता है, आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा बनती है। कोई भी आवेश प्रवाहित हो विद्युत धारा बन जाएगी, चाहे धन आवेश प्रवाहित हो चाहे ऋण आवेश प्रवाहित हो। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा है कि वास्तव में प्रवाहित तो साला ऋण आवेश यानी कि ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन ही होता है। धन आवेश हमें प्रवाहित होते हुए दिखा नहीं है, देखेंगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे भी धन आवेश को भी प्रवाहित होते हुए देखेंगे। अभी सिर्फ ऋण आवेश जो है तार में वही प्रवाहित हो रहा है, और ऋण आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की दिशा होती है परिपाटी के हिसाब से, जो कल पढ़े थे हम लोग, तो उसका उल्टा हम लोग को मानना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई पूरी। अब कल हम लोग इसके आगे चलते हैं, तब तक फिर से अभ्यास करते रहना है।